नमस्कार दोस्तों, आपका समाचार अपना देश के इस क्राइम एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी बड़ी हैरान कर देने वाली कहानी है। इस कहानी में एक महिला ने अपने पति का कत्ल बड़ा शातिर तरीके से करवाया और किया, और उसके बाद में उसने सोचा कि वो पकड़ी नहीं जाएगी। लेकिन इस कहानी का जो आप अंत देखेंगे तो इसमें आप सोचेंगे कि वाकई में एक इंसान ने अपना पूरा फ़र्ज़ निभाया इस कातिल को पकड़वाने में। तो ये पूरी कहानी आप इस एपिसोड में ज़रूर सुनें। ये कहानी है कर्नाटक के एक उडुपी इलाके की। यहाँ पर एक शख्स जिसका नाम बालकृष्ण पुजारी, उम्र करीब 44 साल, ये अपनी पत्नी प्रतिमा के साथ रहता था और इसके 2 बच्चे हो गए और शादी को करीब 17 साल बीत गए। अब वक्त जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे अब दोनों पति पत्नी आराम से रह रहे हैं। इधर पति होटल का काम कर रहा है। उसने सोचा कि जो पत्नी है वो घर पर रहती है अकेले ही, तो क्यों ना इसको एक ब्यूटी पार्लर खुला दें, जिसमें इसका समय भी व्यतीत होता रहेगा और कुछ आमदनी भी होगी। इसी को देखते हुए जो पुजारी है इसने इस पत्नी के लिए एक जो ब्यूटी पार्लर है वो खुला दिया। अब ब्यूटी पार्लर खुलाने के बाद उसने सोचा कि चलो एक काम करते हैं कि अब ब्यूटी पार्लर खुला दिया तो अब पति पत्नी आराम से रह रहे हैं, 2 बच्चे भी हैं घर में, उडुपी का इस इलाके में रह रहे हैं। अचानक कोरोना आ गया। कोरोना आया तो फिर इसने घर पर रहने का फैसला किया, क्योंकि कोरोना काल के अंदर एक दूसरे से लोग डिस्टेंस बना रखने का सख्त आदेश था गवर्नमेंट का, और कोई बाहर नहीं घूम सकता। इधर जो ब्यूटी पार्लर होता है उसमें तो आपको पता ही है कि लोग मेकअप कराने वगैरह आते हैं तो भीड़ भी होती है। तो उसके ब्यूटी पार्लर बंद हो गया और कोरोना में वापस घर पे ही रह रहे हैं पति पत्नी और बच्चे। वक्त बीतता गया जैसे जैसे, लेकिन अब प्रतिमा सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव। अब ये समय था इसी 2024 का अगस्त का महीना। अगस्त के महीने में बालकृष्ण पुजारी की अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है। उसे उल्टियाँ होने लग गई, दस्तें होने लग गई, भूख नहीं लग रही है। इसी को देखते हुए अब बालकृष्ण की पत्नी आसपास के डॉक्टरों को लेकर जाती है, डॉक्टरों को दिखाती है। उसे थोड़ा आराम मिला, लेकिन वापस उसकी तबीयत ख़राब। अब लोकल डॉक्टरों से अब वापस हॉस्पिटल में ले जा रही है। इधर इसका जो साला है संदीप, इसकी साले से इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि दोनों की जब शादी के बाद से ही दोनों की अच्छी दोस्ती, आसपास के लोग भी इनकी दोस्ती की मिसाल देते कि साले और जीजे की बड़ी अच्छी दोस्ती है। प्रतिमा का जो भाई संदीप था वो बेहपना अपने जीजा से मोहब्बत करता, दोनों साथ घूमते, कहीं पार्टियां करते, तो लोग वाकई में कहते कि साला और जीजे की अच्छी दोस्ती है। संदीप भी अब चिंता में है कि भाई उनके जीजा की तबीयत ख़राब है, तो वो भी अब डॉक्टरों के पास उसे लेकर जा रहा है। और लेकर जा रहा है तो अब डॉक्टर भी उसे देख रहे हैं कि भाई इसके कुछ तकलीफ़ है शरीर में। अब कुल मिलाकर उसे करीब अच्छे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन अब फैसला किया कि अब यहाँ काम नहीं चलेगा, इसे अच्छे अस्पताल में ले जाकर ही भर्ती कराना पड़ेगा। कुल मिलाकर उन्होंने 9 जगह उसको जो बालकृष्ण पुजारी है उसको दिखाया गया। इसके बाद प्रतिमा और उसके भाई वगैरह परिवार के उसके माता पिता ने फैसला किया कि इसे एक बेंगलोर के अच्छे अस्पताल में भर्ती कराते हैं। अब बेंगलोर के एक अच्छे अस्पताल में ले जाकर उसे भर्ती कराया गया। अब अगस्त के महीने में जब इसकी तकलीफ़ हुई तो धीरे धीरे अब सितंबर आया और ये भर्ती हो गया। वहाँ पर ये भर्ती रहा, इसकी जांचें हुई, उसको दवाइयाँ दी, दवाई देते देते इसके दवाई असर कर गई। फिर वक्त आया 19 अक्टूबर 2024 का। डॉक्टरों ने कहा कि अब बालकृष्ण पुजारी एकदम ठीक है, आप इन्हें घर ले जा सकते हो। अब पत्नी ने कहा चलो ठीक है भाई, लेकर चलते हैं, ठीक हो गए हैं पति बालकृष्ण पुजारी। तो अब बेंगलोर से उडुपी के जो कर्नाटक का इलाका है वहाँ पर ये एक कॉलोनी में रहते थे, वहाँ पर पहुँच गए। अब उस कॉलोनी में पहुँचने के बाद अब रिश्तेदारों को जैसे ही पता चला कि बालकृष्ण पुजारी काफ़ी लंबे समय बाद घर आए हैं तो रिश्तेदार भी खुश हुए। इधर संदीप, उसका भाई भी बड़ा खुश कि अब जीजा तैयार हो गए हैं और अब जल्द ही मिलेंगे। घर पर वो भी आ गया, इधर रिश्तेदार आ गए, उसके माँ बाप आ गए, इधर बच्चे किसी रिश्तेदार के पास थे तो वो दोनों बच्चे भी खुश कि पापा अब घर लौट चुके हैं। सारे घर पर आ गए 19 अक्टूबर को।
अब 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सारे रिश्तेदार बैठे। अब प्रतिमा अचानक कहती है कि काम करो, जो है बालकृष्ण पुजारी को जो है आप इनको थोड़ा रेस्ट करने दो, आराम करने दो, क्योंकि लंबे समय बाद अस्पताल से हैं तो थोड़ा बहुत इन्हें रेस्ट की ज़रूरत है। तो आप एक काम कीजिए, सुबह आ जाइए और आप लोग चले जाइए, अभी ये आराम करेंगे। घर वाले सोचते हैं कि आखिरकार प्रतिमा ऐसा क्यों कह रही है, लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो सुबह आ जाएंगे, अभी पति बीमार है तो कोई दवाई वगैरह देगी और उसके बाद नींद आएगी, तो एक काम करते हैं, अब चले जाते हैं। उसके माता पिता सारे लोग चले जाते हैं। उसके बाद संदीप बचता है, उसका भाई प्रतिमा का। अब संदीप से वो कहती है कि काम करो भैया, तुम घर चले जाओ। तो वो कहता है कि नहीं, मैं यहीं रहूँगा, जीजा के पास ही रहूँगा और कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कहती है नहीं नहीं, ये सोएंगे करेंगे, तो तुम एक काम करो, सुबह वापस आ जाना, ये आराम की नींद से सोएंगे, अभी चैन से सोएंगे, तो तुम वैसे क्या करोगे, इसलिए तुम चले जाओ। संदीप को जब ये इतनी बात कहती है तो संदीप ने सोचा चलो सुबह आ जाऊँगा, चलते हैं भाई। तो वो निकल जाता है घर पर। अब वक्त बीत रहा है, करीब 12 बज चुके हैं। 12 बजे, अब 12 से अब 1 बजते हैं, यानी कि 19 से 20 तारीख आ जाती है। अचानक करीब रात के 1 बजे के बाद एक शख्स आता है। पहले से दरवाज़ा खुला होता है, वो शख्स अंदर घर में एंट्री करता है। एंट्री करते ही वो सीधे बाथरूम में जाकर छुप जाता है। इधर प्रतिमा ने पहले गेट खोल रखा था, वो बाहर इधर उधर जाकर देखती है, कोई देख तो नहीं रहा है। अब कोई उसे देख नहीं रहा है तो उसने वापस गेट बंद किया और वापस बाथरूम की ओर गई। अब दोनों वापस बाथरूम से जो है वो निकलता है और दोनों साथ निकलकर उस बेडरूम में पहुंचते हैं जहां पर संदीप जो बालकृष्ण पुजारी है वो सो रहे थे। अब जाने के बाद उस लड़के ने तकिया उठाया, तकिया उठाने के बाद सीधा ही बालकृष्ण पुजारी के मुंह पर रख दिया। रखने के बाद अब तड़फड़ा रहा है बालकृष्ण पुजारी, तो वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा है कि जो है कैसे बचें, लेकिन जब तक उसकी पत्नी प्रतिमा है वो भी जो है उसके सीने पे बैठती है, उसके पैर पकड़ लेती है। अब दोनों, वो गला दबा रहा है उसका, जो है तकिए से मुंह दबा रहा है जोरदार। अब थोड़ी देर वो तड़पड़ाता है, छटपटाता है। छटपटाने के बाद अब धीरे धीरे उसकी जो है सांसें रुक गई। अब दोनों को लगा कि अब जो है इसकी सांसें रुक चुकी है। रुकने के बाद अब उठते हैं, देखते हैं, हाथ टंडोलते हैं और लगता है कि अब काम हो चुका है। अब वापस धीरे से चुपके से वो शख्स निकलता है और अपने घर चला जाता है। इधर प्रतिमा देखती है कि जो है बेड वगैरह पर जो है कम्बल, जो तकिया वगैरह सारे जो है अस्त व्यस्त हो गए, क्योंकि जब उसे मारने की कोशिश की जा रही थी उसके ऊपर तकिया रखा तो सलवटें वगैरह पड़ गई थी चादर पर। उसको वापस सही किया, कुछ देर इंतज़ार किया और उसके बाद अपने ससुर को फ़ोन करती है। कहती है कि अचानक क्या हो गया, बालकृष्ण पुजारी उठ नहीं रहे हैं, जो है मैं उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो तो कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहे हैं। तो अब घर वालों ने कहा कि अभी तो हम जो है कुछ ही घंटे पहले उसको सही छोड़ के आए, वो आराम से बात कर रहा है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं, खाना खा रहा है। अचानक ऐसा क्या हो गया। अब घर वाले दौड़ के आते हैं। अब फिर उसने अपने भाई को फ़ोन किया कि भाई देखो कि अचानक जो है बालकृष्ण पुजारी उठ नहीं रहे हैं, अपने जो है आपके जीजा उठ नहीं रहे हैं, आपके जीजा को मैं कोशिश कर रही हूँ जगाने की लेकिन वो तो जग नहीं रहे। संदीप भी अपने 1-2 दोस्तों को, 4-5 लोगों को, रिश्तेदारों को फ़ोन करते हैं और फिर करीब 4 बजे के आसपास सब पहुंच जाते हैं। उसके बाद देखते हैं एक लोकल डॉक्टर को बुलाया जाता है। लोकल डॉक्टर आता है, नब्ज़ देखता है और कहता है कि अब कुछ नहीं बचा है, यानी कि बालकृष्ण पुजारी की मौत हो चुकी है। घर में कोराम। इधर संदीप जीजा की मौत पर बड़ा सदमा लगा कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। उसे लगा, वो जाकर अपने जीजा की जो है शरीर पर देखता है तो उसे एक गर्दन पर और एक आँख के पास में उसे लाल लाल कलर का, रेड कलर का एक निशान दिखाई देता है। उसे लगा कि कहीं ना कहीं बालकृष्ण पुजारी उसके जीजा की हत्या कर दी गई है। वो साइड में अपनी जो है बहन को उठाता है, प्रतिमा को। 20 तारीख की वक्त था, ये अक्टूबर का 2024 का। वो बोलता है कि सही सही बताओ, आखिरकार कोई शख्स इस घर में घुसा रात के टाइम में और उसने जीजा की हत्या तो नहीं कर दी। वो कहती है नहीं नहीं। तो वो कहता है कि जो शरीर पर उसके गले में जो लाल कलर का निशान दिख रहा है, उससे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जीजा की हत्या की गई है। तुमने रात को कहीं देखा तो नहीं, दरवाज़ा तो नहीं खुला था? नहीं। वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं जो है रात को जब उठी और जब ये जगह नहीं तो मैंने जो है पानी की बोतल ली और उस बोतल से जो है इनके छाप के मारे मुंह पर जो है पानी से, तो हो सकता है कि उस वजह से ये निशान बन गए। वो कहता है कि इस पानी के तो ये निशान नहीं लग रहे हैं, ये तो कहीं हाथापाई वगैरह हुई है उस वजह से हो रखे हैं।
वो कहती है ऐसा नहीं है भाई, ये पानी की वजह से हुआ है। अब संदीप को कुछ डाउट उसको लगा कि जीजा की हत्या की गई है, तो वो फिर जाकर और अपने जो जीजा के पिता थे उनसे बात की कि देखो एक काम करो, हम इसका पोस्टमार्टम कराते हैं, क्योंकि जब घर वाले पोस्टमार्टम के लिए मना करते हैं तो होता नहीं है, क्योंकि आजकल के लोग जो हैं कई बार देखते हैं कि जब मर जाते हैं, किसी की डेथ हो जाती है, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना इस शरीर को हॉस्पिटल ले जाएंगे, चीरा फाड़ा करेंगे, शरीर को फाड़ेंगे, तो इससे बढ़िया है कि उसका अंतिम संस्कार करा दिया जाए। वो अपनी बहन से कहता है कि बहन एक काम करते हैं कि जीजा की जो है किसी ने हत्या की होगी, आपको पता नहीं है, इसलिए इस पोस्टमार्टम करा देते हैं। बहन मना कर देती है। फिर वो अपने जो बालकृष्ण पुजारी थे उनके पिता से बात की, वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने इसने पूरी बताई, संदीप ने बात की, मुझे ऐसा डाउट है कि कोई रात को आकर इनकी हत्या कर दी गई है, और ये ऐसा मुझे डाउट प्रतीत होता है, इसलिए अपन पोस्टमार्टम कराते हैं। इसके बाद फैसला लिया जाता है उसके पिता के द्वारा, और सीधा अस्पताल लाश को लेकर जाते हैं और फिर पोस्टमार्टम करा देते हैं। पोस्टमार्टम होने के बाद लाश परिवार को सौंप दी जाती है, और 20 तारीख को शाम के समय में अंतिम संस्कार हो जाता है। फिर संदीप आता है और बहन से कहता है, देखो तुम सच सच बताओ, जीजा ने मुझे ये सब कुछ बता दिया पहले ही कि तुम्हारा जो है एक लड़का जो पास में ही रहता है जिसका नाम दलीप हेंगड़े, उससे तुम बात करती हो, छुप छुप के मिलती हो, एक बार मैंने तुम्हें डांटा भी था, जीजा ने ये बोला भी था, तो तुम सच बताओ, नहीं तो देखो अब पोस्टमार्टम हो चुका है और जब रिपोर्ट आएगी तो तुझे जो है जेल जाना पड़ेगा। अब वो डर गई, उसने सोचा कि कहीं ना कहीं भाई को जो है ये बात बता देती हूँ। तो उसने कहा कि मैं रात के समय में उठी तो रात के 1:30 बजे के आसपास दलीप हेंगड़े आया और वो रूम में घुसकर उसने मार दिया। अब मैंने रोकने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माना और उसने जो हत्या कर दी। अब संदीप के दिमाग में आया कि उसकी बहन ने कहीं ना कहीं दलीप हेगड़े को बुलाया, उसको पता ही नहीं होगा, ये भी साथ में मिलकर ही दोनों ने ही इसकी हत्या की होगी। वो फिर अपनी बहन को कहता है कि सच सच बता दो बहन, नहीं तो देखो कि जेल तुम्हें जाना पड़ेगा, कल को ये मामला खुलेगा। उसने सोचा कि भाई तो मेरा ही है, तो इसे मैं बोल देती हूँ सच सच, तो हो सकता है कि मैं बच जाऊँगी, और मेरा भाई है सगा, तो ये किसी को बोलेगा नहीं। तो वो कहती है, इससे पहले वो अपना मोबाइल का ऑडियो रिकॉर्डर चालू करके और जेब में डाल लेता है। ये बात प्रतिमा को नहीं पता कि उसके भाई ने जो है संदीप ने ऑडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी है। अब वो बात बताती है कि हाँ मैं 19 अक्टूबर को जब आई तो उससे पहले ही मैंने फ़ोन कर दिया। तो 20 अक्टूबर की रात को करीब 1:30 बजे के आसपास दलीप हेगड़े आया, अपनी गाड़ी को 100 मीटर की दूरी पर जो उसने पार्क किया। पार्क करने के बाद वो आता है, बाथरूम में रुकता है, उसके बाद मैं जाकर देखती हूँ और फिर हम दोनों ने मिलकर जो है कत्ल कर दिया। ये पूरी बात रिकॉर्ड होने के बाद अब भाई ने जो है, उसके भाई ने यानी संदीप जो बालकृष्ण का साला था, अपने जीजा के कातिलों का पता चल चुका था। अब वो धीरे से वहाँ से निकलता है और सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचता है। पुलिस स्टेशन में जाकर और ये बात पूरी ऑडियो रिकॉर्डिंग उनको सुनाई जाती है। इसके बाद पुलिस कहती है कि चलो एक काम करते हैं, ये आपके पास रखो और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने दो, फिर हम गिरफ्तार करेंगे। अब एक पुलिस की टीम सीधी अस्पताल पहुंचती है। अस्पताल पहुंचने के बाद पता किया जाता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, तो डॉक्टरों के द्वारा बताया जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है ये नेचुरल डेथ नहीं है, गला घोट कर मारा गया है, यानी कि एक हत्या की गई है। अब पुलिस के पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इधर ऑडियो सबूत के तौर पर अब पुलिस पहुंचती है सीधी बालकृष्ण पुजारी के घर पर, और उसकी पत्नी प्रतिमा को उठाया जाता है। उसके बाद दलीप हेगड़े को उठाया जाता है। दोनों को गिरफ्तार कर फिर पूछताछ होती है। तो फिर ये बात निकल कर आती है कि दलीप हेगड़े और प्रतिमा ने बताया कि हमारी मुलाकात हुई दोनों की कोरोना काल के अंदर इंस्टाग्राम के ज़रिए। घर पर बैठे रहते थे। इधर दिलीप हेगड़े जो मुंबई में एक बिज़नेस करता था, उसके पिता एक बिजनेसमैन है, ये भी जो कोरोना में अपने घर आ गया। घर पर बैठे बैठे हमारे दोनों की इंस्टाग्राम पर बातचीत हुई, चैटिंग चालू हुई। चैटिंग चालू होने के बाद हम मिलने लग गए छुप छुप के, और एक दिन अचानक जो बालकृष्ण को भी पता चल गया, तो उसने टोका भी था। इसके बाद उसने संदीप को भी ये बात बताई। इसके बाद प्रतिमा को समझाया गया, लेकिन उसके बाद हमने फैसला लिया कि हम दोनों शादी करेंगे। इधर प्रतिमा ने कहा कि मैं दलीप हेगड़े से शादी करना चाह रही थी। तो दलीप हेगड़े को मैंने बताया कि ऐसा तभी संभव है जब बालकृष्ण की मौत होगी, तभी हम शादी कर सकते हैं। इसके बाद दलीप हेगड़े ने कहा चलो एक काम करते हैं, ऐसी मौत चुनते हैं जिससे कि किसी को
पता नहीं चल सके और हम भी जो है संदेह के दायरे में नहीं आए। इन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए कहीं ऐसे जो है एक्सपेरिमेंट की जो है वीडियो देखी, उसमें इन्होंने सबसे अच्छी वीडियो ये लगेगी, एक स्लो पॉइजन से जो मौत होती है उससे किसी को भी भनक नहीं लगेगी। फिर ये स्लो पॉइजन कहाँ से लाया जाए, तो कहीं लेबोरेटरी के अंदर जो स्कूल कॉलेज होती है उनमें बच्चों को जो है पढ़ने वालों को ऐसे प्रयोग करवाए जाते हैं जिसमें छोटा छोटा जो स्लो पॉइजन होता है उसके बारे में जानकारी दी जाती है, उस पर एक्सपेरिमेंट होता है, प्रयोग करते हैं। तो ये एक दिन एक लैब में जाता है और वहाँ पर ये मेडिकल स्टूडेंट बनता है और कहता है कि मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे ये एक जो है ये पदार्थ चाहिए प्रयोग करने के लिए, केमिकल चाहिए। वो केमिकल के लिए वो लैब वालों को पैसे देते हैं और ऑर्डर दे देता है जून के महीने में। अब जून के महीने में ऑर्डर देकर घर चला जाता है, इसने वहाँ पर नाम पता अपना सही लिखवाया। अब ऑर्डर जुलाई के महीने में पहुँच जाता है। अब ऑर्डर पहुँचने के बाद उस केमिकल को लेता है और वो केमिकल प्रतिमा को दे देता है और उससे बोलता है कि तुम एक काम करो, धीरे धीरे जो है राइस यानी कि चावल के अंदर इसको मिलाकर खिलाओ, जिससे कि धीरे धीरे इसके जो ऑर्गन वगैरह, जो लीवर किडनी वगैरह सारे फेल हो जाएंगे और इसकी डेथ हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। इसी का ये जब वो धीरे धीरे जुलाई के महीने से उसे खाने में चालू किया तो उसका फिर धीरे धीरे असर हुआ और इसी को देखते हुए अगस्त के महीने में जो है बालकृष्ण पुजारी के शरीर में जब वो केमिकल असर करना शुरू किया तो उसे उल्टियाँ, दस्तें सारी शुरू हो गई, उसके ऑर्गन धीरे धीरे काम करने बंद किए। इसके बाद उसे डॉक्टरों को दिखाया कई जगह और 19 अक्टूबर को जो है ये उस अस्पताल, बेंगलोर के अस्पताल से भी इसे छुट्टी हो गई, वहाँ पर एकदम तैयार भी हो गया। लेकिन इसने कहा कि अब ये काम नहीं चलेगा। 19 तारीख को ही जो है इन दोनों ने बातचीत की और कहा कि अब प्रतिमा ने कहा कि अब ऐसे तो इस केमिकल से कुछ हुआ नहीं है, अब हमें कुछ दूसरा ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमने चुना कि 19 तारीख को जो है घर आया है तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बीमार था, अब तैयार हुआ है, एकदम हो सकता है कि बीमारी की वजह से जो है इसकी मौत हो गई, किसी को शक भी नहीं होगा। फिर इन्होंने जो गला घोट कर, ये तकिया रख कर और मौत का रास्ता चुना और जो अपना इस मामले में अब दोनों ही जो है आरोपी जेल में हैं। लेकिन एक जीजा का कत्ल के दोनों आरोपियों को अपने ही साले ने जो अपनी बहन को और उस आशिक को, जो दलीप हेगड़े थे, दोनों को ही जेल पहुंचाया। उसने अपना पूरा फ़र्ज़ निभाया, अपना बहन का फ़र्ज़, जो अपनी बहन का रिश्ता है वो अलग रखा। लेकिन जीजा की दोस्ती और उसका प्यार मोहब्बत के कारण संदीप ने अपनी बहन को ही सलाखों के पीछे पहुंचाया। यानी कि उसने कहा कि इस मामले में जो है रहम नहीं मिलनी चाहिए, अपनी बहन को ही उसने सलाखों के पीछे पहुंचाया और होना भी यही चाहिए। यदि ऐसे हत्यारे हैं तो इन हत्यारों को जो है उनका असली जगह यही जेल होनी चाहिए। तो आज की कहानी बड़ी हैरान कर देने वाली कहानी थी। तो आज की कहानी में बस इतना ही। सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, क्राइम से बचिए। फिर किसी कहानी में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।